चलें हम देखते हैं बनी ईयर्स लिमिटेड जो इसको देखते हैं। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने से आपने इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर फ्रॉम BEL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। चलिए रीड करते हैं ना इसको, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम थी। कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ बनी ईयर लिमिटेड इन जनवरी 2019। ईयर एंड गया हमारा। कहते हैं जी इन जनवरी 2019 गवर्नमेंट अलॉटेड a piece of land to BEL subject to the condition that BEL will establish a factory building on it. The land was recorded at its fair value of rupees 100 million। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये है क्या? ये है क्या चीज़? गवर्नमेंट ग्रांट है और क्या है इसकी वैल्यू 100 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। और अब इसको जब हमें रिकॉग्नाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जो प्लांट जिसने हमें कह दिया है उसके लाइफ में हम क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ठीक है, हमें पढ़ के आ चुके हुए थे कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हमें मिलते हैं तो उनके ऊपर जो हम एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, जो एक्सपेंसेस की लाइफ होती है, हम उसकी बेसिस पे क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो लैंड तो आ गया, इसका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, बिल्डिंग पे आते हैं। ऑन 1 मार्च 2019 BEL started construction of factory building. The construction work was completed on 30 जून 2020। ये हमारा 31 दिसंबर है। और ठीक है, पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलो। डिस्क्रिप्शन से बता दी है, पहली पेमेंट हुई थी मार्च में, फिर सेकंड पेमेंट हुई है अगस्त में, फिर थर्ड पेमेंट हुई है जनवरी में और आखिरी पेमेंट हुई है 100 मिलियन की। तो टोटल जो इसकी कॉस्ट है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितनी आई है। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज़ 200 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 2019। ग्रांट मिली थी उसको कितने की? 200 मिलियन की। अनयूज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। जो उसने पैसे इस्तेमाल नहीं किए ग्रांट से, वो कहाँ इसने इस्तेमाल कर लिए थे? सेविंग अकाउंट में इस्तेमाल कर लिए थे। विड्रॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ obtained from बैंक A एंड बैंक B वर एज फॉलो। आपने बैंक A से लोन लिया था 12% के ऊपर 1 जनवरी को, बैंक B से लिया था 14%। बैलेंस उसने हमें गिवन किए हुए हैं। अच्छा, तो एवरेज बैलेंस हम गिवन है, मार्कअप भी गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं इसका। कैपिटलाइजेशन रेट तो निकाला होगा, वो कितना आया था? 12.67। ये बचा गया, खैर। द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेकेंड है वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 420 मिलियन। रुपीज़ 240 मिलियन वॉज फाइनेंस थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। आपने लोन लिया है गवर्नमेंट से। द लोन विल बी फॉरगिवन इफ़ द प्लांट इज़ ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 4 years बाई BEL। ये भी ग्रांट है और कंडीशनल है। अपॉन एक्विजिशन देयर रीजनेबल एश्योरेंस दैट BEL विल कंप्लाई विद दिस कंडीशन। इन्हें लग रहा है कि हम जो है सारी कंप्लाइंसेस वगैरह कर लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन है BEL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में रिकॉर्ड करनी है और हमने इसको हर साल इनकम का पार्ट बनाना है। यूज़फुल लाइफ जो है वो हमारी कितनी है? बिल्डिंग की 25 है, प्लांट की 10 साल है। इसमें कहाँ फंसे हैं आप लोग? कहाँ पे चले? वर्किंग्स आप लोगों ने की होंगी। ये बोरिंग कॉस्ट का रेट से आया था 12.67। तो उस पर जो हमने फंड्स यूटिलाइजेशन की वो सारी होगी थी आप लोगों की। बोरिंग कॉस्ट ही निकल आई थी, तो जनरल बोरिंग थी और पेमेंट्स ही यहाँ पे करनी थी, और तो इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर हम फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करते हैं तो फैक्ट्री बिल्डिंग के टोटल खर्चे आए थे हमारे लिए, मेन वही था ना बिल्डिंग। आपने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए थे कितने आए हैं फैक्ट्री बिल्डिंग पे? क्यों अभी नहीं किए थे? सवाल किए नहीं आप लोगों ने प्रॉपर? वर्किंग की अगर बात करते हैं, क्योंकि सवाल बार बार सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। आप देखते हैं कि जब बिल्डिंग हम बना रहे हैं बेसिकली, तो बिल्डिंग पे हमने
2019 में हमने 2 फंड्स जो हैं वो लगाए थे, 2 पेमेंट्स हुई थी, एक 130 की थी और एक 190 की थी, एक कॉस्ट लगी थी। और 2019 में हमने देखा था कि हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हुई है वो हमने कैलकुलेट करना था। तो जो 2019 में अगर हम आते हैं, जब इसका हम कैपिटल वर्किंग प्रोसेस निकाल रहे होंगे तो 130 190 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 320 खर्चा हुआ था और बोरिंग कॉस्ट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब चूँकि ये जनरल बोरिंग्स थी हमारी, वो तो वहाँ से हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। रेट आप लोगों ने 12.67 निकाल लिया था। अब जब आपने प्लांट शुरू किया था तो आपको 200 मिलियन की पहले ग्रांट मिली थी, तो वहाँ पे ग्रांट आ गई जो 200 की मिली है। उसमें से जब आपने फर्स्ट पेमेंट की थी 130 की, बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ था। जब सेकंड पेमेंट की थी तो वो कहाँ से गई थी, आपकी जनरल बोरिंग से मूव हुई थी। तो सिर्फ वही इस साल जो है वो क्या हो रही होगी, रिप्रेजेंट हो रही होगी, बिकॉज जो अगली थर्ड पेमेंट है वो तो अगले साल फॉल कर रही है ना। तो इस साल सिर्फ एक ही पेमेंट आएगी जिसके ऊपर हमने क्या किया है, रेट लगा के इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कितना बन रहा है जनरल बोरिंग का। तो डैट वो 6 मिलियन आया था, 120 की पेमेंट आप लोगों ने की है और रेट जो आपका लगा 12.67%, तो 6 मिलियन जो है आपकी बोरिंग कॉस्ट डैट शुड बी कैपिटलाइज, ये आ गई थी। इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो आपने ग्रांट ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट आया, डैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आप उसको फॉर द ईयर पढ़ेंगे, इतनी मेरी इनकम आई है। जब एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, ये मेरी इतनी इनकम फॉर द ईयर बनती है जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। सिंपल इज, अगर स्पेसिफिक लोन लिया था तब भी अगर पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई, पेमेंट्स बाद में हुई हैं, तो उस महीने का तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना। जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ, उसकी इनकम भी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। एक्सट्रैक्ट्स में अगर आप 2019 पे आते हैं तो 2019 में चूँकि हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ था, हमें गवर्नमेंट ने लैंड दिया था, तो लैंड हम किस पे शो कर रहे थे, 100 मिलियन का। आपने 2019 में कैपिटल वर्किंग प्रोसेस निकाला था, वो कितना आपका आया था, डैट वॉज 320 कॉस्ट थी, 6 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी, वो कितना आया था 326। तो आप यहाँ पे शो कर रहे थे कैपिटल वर्किंग प्रोसेस कितना आया आपका, 326 का आ रहा है। फिर डेफिड ग्रांट में आएंगे तो जब आपकी लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है तो लैंड 100 का शो होगा, बिकॉज ये आपकी डेफिड ग्रांट है। आप इसको जब प्लांट बन जाएगा उसकी लाइफ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनाएंगे। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए भी उसने कितनी ग्रांट दी थी आपको, 200 की ग्रांट दी थी, जो उसने यहाँ पे बताया था आपको कि ये है ग्रांट 200 मिलियन की जो आपको रिसीव हुई है फैक्ट्री बिल्डिंग के, जो आपने यहाँ पे लिखनी थी, तो ये भी आ जाएगा। और इसमें क्या था, लोन जो आपने लिया हुआ था रनिंग फाइनेंस, ईयर एंड के ऊपर आपके पास सवाल में गिवन है क्लोजिंग बैलेंस जो है डैट वॉज 250। बैलेंस ऑन 31 दिसंबर जो है वो कितना था आपके पास, 250 का बैलेंस था। तो यही चीज़ उठा के आपने क्या करनी थी, एज इट इज़ लिख देनी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स भी थे इसके साथ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब देखिए आपने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, आपको जब ग्रांट मिली थी 200 की, तो आपने उसको 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया था। 8% के ऊपर आपकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया था, इनकम आई थी, ये इंटरेस्ट इनकम आ गई। फिर आपने पेमेंट की थी, पहली पेमेंट ग्रांट में से 130 की, बैलेंस कितना था आपके पास 70 का, उसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपकी अगली पेमेंट तक, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 5 महीने की आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ गई, 2.3 मिलियन। ये तीनों इन्वेस्टमेंट इनकम जो आपको मिली हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसका पार्ट बनना था, अदर इनकम का पार्ट बनना था। तो हमने इसको किस में शो किया, जब हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो 3.6 को हमने किस में शो कर दिया था, अदर इनकम में शो कर दिया था। फिर जो इंटरेस्ट था, मतलब हमारे पास रनिंग फाइनेंस तो पड़ा हुआ है, हमारे पास रनिंग फाइनेंस तो पड़ा हुआ था, जो हम लोन हमारे पास एग्जिस्टिंगली आ रहा है, उसका इंटरेस्ट देख लेते हैं फॉर द ईयर कितना था, उसने हमें यहाँ पे गिवन किया था, डैट वाज 22 मिलियन। ठीक है, उसमें से जितना हमारा कैपिटलाइज हो गया था वो लेस करवा दिया, बाकी जो है वो हमारा क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंस था जो हमने चार्ज करना था। तो ये 19 के एक्सट्रैक्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। 19 के एक्सट्रैक्ट्स में ये आपके सामने बने हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स, और ये बने हुए हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो ये वाला ना, देखिए जब आपको फ़ंड मिला, आपको फ़ंड मिला था गवर्नमेंट से 200 का, आपने उसको फॉर इन्वेस्ट कर दिया। स्पेसिफिक लोन होता और अगर पेमेंट ना की होती, अगर पेमेंट पहले फॉर एग्जांपल या ग्रांट लिखी होती, यहाँ लिखा होगा स्पेसिफिक लोन, और पेमेंट हुई होती पहले जाके 1 मार्च पे, तो इन्वेस्टमेंट इनकम हम कैलकुलेट करनी और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले देते। नहीं होना था ना,
वो इंटरेस्ट हम लेते हैं जिस पीरियड का कैपिटलाइज होना होता है। जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे उसी पीरियड की हम इन्वेस्टेड इनकम लेंगे। लाइक वर्सेस लाइक का रूल होता है हमेशा। अगर आपका इंटरेस्ट 8 महीने का आया है, वही है। अगर जब हम वो सवाल करते, कल स्पेन इंडस्ट्रीज वाला सवाल था, उसमें जिस महीने में सस्पेंशन थी उस महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। लिखा सवाल हमने, जिस महीने सस्पेंड रहेगा बिजनेस हमारा, उस महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं आएगी और उस महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो ये रूल है आपका। और 2019 के एक्सट्रैक्ट पे ज़रा वापस आएँ, इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम है? 2019 में 3.6 मिलियन आपका इंटरेस्ट सेविंग थी और 16 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना था। ये दो अमाउंट्स पहले बताएं, इसमें कोई मसला? क्वेश्चन बेशक रीड कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। कह रहा हूँ इसमें दोनों में मसला 3.6 16 में, इसके एक्सट्रैक्ट्स में कोई मसला 2019 के बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में? हाँ भाई, लैंड पे, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस पे, इस पर कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद हमारा अगला साल था। अगले साल में हमने पेमेंट्स की थी, 180 की पेमेंट हुई है, डेट वाज ऑन 1 जनवरी 180 की। ये भी हमारी कहाँ से हुई है? जनरल बोरिंग से हुई है। बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हमारी 30 जून को होगी थी और आखिरी पेमेंट जो है वो हुई है 100। इसका मतलब सिर्फ इस 180 के ऊपर हम क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? 5 महीने का। तो 180 इंटू 5/12 इंटू 12.76 है, 67। कितना आता है इंटरेस्ट रेट? 180 इंटू 5/12 इंटू 12.67, कितना इंटरेस्ट रेट आया आपका? तो ये 9.5 का इंटरेस्ट क्या होगा आपका? फॉर द पीरियड कैपिटलाइज हो रहा होगा। तो हमारे पास अब ओपनिंग कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जो हमने निकाला था, डैट वाज 326। कितना था मेरे पास? 326 मेरे पास ओपनिंग कैपिटल वर्किंग प्रोसेस था। जो आखिरी पेमेंट हुई है हमारी, मतलब आखिरी सेकंड लास्ट पेमेंट जिस पे इंटरेस्ट आना है, वो कितना निकला? 9.50 नहीं, 9.50 नहीं आएगी। 9.50 सब इसकी आएगी, 3 पेमेंट्स और आनी है हमारे पास, 19 आएगा। बताता हूँ कैसे। अच्छा, जो हमने पहली पेमेंट की है 180 की, वो भी कैपिटल वर्किंग प्रोसेस है, वो बीच में ऐड होनी है। और दूसरी पेमेंट जो है हमारे पास, जो 1 जुलाई को पेमेंट की है, वो भी हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये सारी बीच में हमारी कैपिटलाइज होनी है। अब जहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखेंगे, देखें एक हमारी पेमेंट हुई है जो इस साल जनवरी में हुई है, डैट वाज 180 की थी। 180 की पेमेंट थी, इसका हमने इंटरेस्ट निकाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 महीने का इंटरेस्ट हमने इसका निकाला था। ये फॉर द पीरियड पेमेंट है। लेकिन हमने 2 पेमेंट्स और भी की हुई हैं जनरल बोरिंग से। और जनरल बोरिंग का असूल क्या होता है कि जितनी जो आपने पेमेंट्स की हैं, सबका इंटरेस्ट आपने क्या करना होता है? कैपिटलाइज करना होता है। तो इसका मतलब जो हमने पेमेंट की थी, पहली पेमेंट थी, डैट वाज 70 की। हाँ, पहली पेमेंट जो है, नहीं, पहली पेमेंट हुई थी 120 की। 120 का भी 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और सेकंड पेमेंट जो हमने की थी, कितने की? नहीं, पहली पेमेंट हमारी हुई थी नहीं, 120 की हुई थी। 120 की हुई थी। 120 का ही हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था। 120 इंटू 5/12 इंटू 12.67 करके कितना आता है? इसकी को नहीं, हमने लेना होता है कि हमारा कैपिटलाइजेशन कब कंप्लीट हो रही है, ना कि हम ईयर एंड के ऊपर जाते हैं। 30 जून के ऊपर आएगा। आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? कैपिटलाइजेशन कब एंड होती है? जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो या ईयर एंड पे, विच एवर इज अर्लियर। प्रोजेक्ट कब ख़त्म हुआ आपका? उससे हमें बताया हुआ है 30 जून को ख़त्म हुआ। 1 महीने का और आएगा, 5 से 6 महीने बनते हैं। जनवरी से लेके 30 जून 6 माह का इंटरेस्ट आएगा। मई का नहीं आएगा, 6 माह का आएगा। अच्छा, इसमें एक और पंगा है ना। देखिए, आप लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे, जब हमने 2019 के लिए जब हमने मार्कअप निकाला था, तो 2019 में हमारा कैपिटलाइजेशन रेट 12% था। एक ही था हमारे पास, एक ही लोन था। लेकिन जब 2019 में हम कर रहे हैं तो उस पर हमने कैपिटलाइजेशन रेट लगाना होगा,
बिकॉज हमारे पास 2 लोन आ रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन रेट आपका क्या आया था, बैलेंस था आपका 200 जमा 350 जमा 200 और इंटरेस्ट था आपका 36 जमा 21, तो 36 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 550 क्या आया था 12.67। तो इस 12.67 पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा कितना बनता है। तो 6 महीने का आना था, 5 महीने का नहीं आना। यस यू आर राइट। तो 120 इंटू 5/12 इंटू 6/12 इंटू 12 कितना बनता है 120 इंटू 6/12 इंटू 12.67%, 7.602। और हमने जो यहाँ पे पेमेंट की थी डेट वॉज 180 की इस साल, उसके ऊपर भी निकालने हैं आप 180 इंटू 6/12 इंटू 12.67 कितना बनता है 11.40। इसको जमा कर ले 7.6 11.40 डेट इज 19 कर ले। तो ये 19 का इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, इसका कैपिटलाइज होगा, जो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 326 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 19, तो दैट इज द क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कितनी बनेगी जी 625। अब 625 पे आप क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। देखिए लैंड आपका आ जाएगा किसके ऊपर 100 के ऊपर ही, फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी 625 ही आएगी, बिकॉज ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या था हमारे पास, दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने लिया था 420 का, 20 to 40 मिलियन जो हमने लिया था दैट वाज इंटरेस्ट फ्री लोन, और गवर्नमेंट लोन विल बी फॉरगिवन इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड एट लीस्ट 4 ईयर्स। इतने एश्योरेंस है हम कर लेंगे, तो इसमें तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी डेप्रिसिएशन ही जो है कैलकुलेट करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्लांट हमारे पास कितना आया था 420 का प्लांट हमने लिया था, और प्लांट की लाइफ कितनी है, प्लांट की लाइफ है 10 ईयर्स। तो 420 डिवाइडेड बाय 10 हमने लिए अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आती है 17.5। तो ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो है इसकी क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपेंस आउट हो रही होगी। अच्छा, हमारा ये कितने पे रिकॉर्ड हुआ था बिल्डिंग फैक्ट्री कितने पे 625 पे रिकॉर्ड हुई थी। इसकी भी लाइफ जो है 25 साल है, और 6/12 के हिसाब से इसकी कितने डेप्रिसिएशन 12.5। तो 12.5 इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट हो जाएगी, और प्लांट कितनी हो जाएगी 17.5 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस आउट हो रही होगी। तो जब आप आएंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो बिल्डिंग की आगे 12.5, प्लांट कितनी आ गई है 17.5 आ गई है। अब 2020 में कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमारी वो नहीं हुई, क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इनकम हमारी कोई है नहीं, बिकॉज सारा हमने क्या किया यहाँ पे कैपिटलाइज ही किया, कहीं इन्वेस्ट हमने किया ही नहीं हुआ था। फिर अब हमने ग्रांट इनकम जो है उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बिकॉज प्लांट भी कंप्लीट हो गया है, हमारे पास फॉरगिवेबल लोन भी है, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, अब ग्रांट को रिकॉर्ड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रांट्स, एक लैंड दी है 200 मिलियन दी है, 240 मिलियन दी है। अब जो उसकी लाइफ है उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। अब लैंड मिला था हमें फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ के ऊपर। तो 100 का लैंड था, 25 पे डिवाइड करेंगे। इस साल हमने कितना डेप्रिसिएट किया है 6/12, तो 6/12 से ग्रांट इनकम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमें जिस ग्रांट 200 मिलियन की, वो भी इसी लाइफ पे क्या होगी, हमारी रिकॉर्ड हो रही होगी 4 मिलियन की। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 240 मिलियन का लोन दिया, दैट इज़ फॉरगिवेबल लोन, और हमें पता है वो हो जाएगा। तो जो जिस परसेंटेज के ऊपर उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी पे क्या करेंगे, ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, इसलिए आसान था। अगर वो इसको सिंपल कर देना, ये WDV से कोई भी ग्रांट रिकॉर्ड हो रही है, फिर आप वो टेबल बनाएंगे, और टेबल की बेसिस के ऊपर आप एलोकेटेड ग्रांट निकालेंगे कि इतनी ग्रांट जो है वो एलोकेट होगी WDV बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी। ये सारा टैक्स वाले गवर्नमेंट ग्रांट का था। और डेफर्ड लायबिलिटीज़ में आपको लैंड मिला था 100 का, जो रिकॉर्ड कर लिया लेस करवा के 98 पे शो हो जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 200 की ग्रांट हुई थी, 4 की रिकॉर्ड हुई है, 196 आ जाएगा डेफर्ड पे।
और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपको मिला है फॉरगिवेबल लोन्स पे, उसमें से 10 का रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी कितना रह जाएगी 230 रह जाएगी। तो ये आपके डिस्क्लोजर्स थे, एक्सट्रैक्ट्स थे 20 के और 19 के। इसमें बताएं क्या प्रॉब्लम क्या WDV के साथ होना ही नहीं है। WDV भी हमें रेट देगा, साथ लाइफ गिवन करेगा, हमारे पास यहाँ पे रेट नहीं है। अगर वो WDV पे ग्रांट गिवन करेगा ना, अगर उसने ग्रांट जो है वो उसने इसको रिकॉग्नाइज करना WDV मेथड के ऊपर, तो हमें लाइफ भी गिवन करेगा, रेट भी गिवन करेगा। मेरे पास यहाँ पे लाइफ तो है, रेट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा कि मुझे पता होना चाहिए कि यार ये एसेट जो है 5 साल इस्तेमाल होगा, ये डेप्रिसिएशन का रेट है, तो मैं 5 साल की उसकी डेप्रिसिएशन निकालूंगा, कितने इसकी आनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसकी बेसिस के ऊपर जो ग्रांट होगी वो क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, जिस तरह हमने वो टेबल में की थी। रेट एज्यूम कर लो, लाइफ बहुत बड़ी, 25 साल तक क्या करोगे वर्किंग बैठ के, 25 साल तक टेबल बनाओगे 25 साल का, या 10 साल का टेबल बनाओगे तो वो ग्रांट बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर वो सवाल देगा ना WDV के ऊपर, तो एसेट की लाइफ 5 साल से ऊपर नहीं देगा, 5-7 साल देगा, ताकि आप प्रॉपर वर्किंग करके उसको अपोशन कर सको। तो ये हमारा था, डैट वॉज बनी, कौन सा नाम है, बनी ईयर। अब हम देखते हैं इसको IS 8 के मुताबिक क्या होगा। एग्जामिनर हमारा बड़ा अच्छा है, क्यूट एग्जामिनर है। वो जब कहते हैं ना सॉल्व अकॉर्डिंग टू IS 16, जवाब चेंज हो जाते हैं। जब वो कहता है सॉल्व अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड, जवाब चेंज हो जाते हैं। तो ये उसने ना घुमाया हुआ है। जैसे अगर सवाल में है, अगर यही सवाल हो और रिक्वायरमेंट लिखी हो जो सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड, हम स्पेसिफिक वहाँ पे जाएंगे। अगर लिखा हो सॉल्व अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट IFRS, हम चेंज कर देंगे। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट जब भी कैपिटलाइज होती है हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं, लाजमी याद रखिएगा। बोरिंग कॉस्ट के साथ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पास पेपर में नहीं है। अगर रेलेवेंट स्टैंडर्ड है तो इम्पेयरमेंट लॉस है, अगर IS 16 है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, क्योंकि एसेट की वैल्यू में कमी एहमियत तो नहीं आती। आपने एक एसेट लिया, उसकी वैल्यू में फ़ौरन कमी आ गई है, डेट इज़ इम्पेयरमेंट। बट इम्पेयरमेंट के लिए IS 36 आता है, लेकिन इम्पेयरमेंट में और IS 16 में एक डिफरेंस है। जब हम IS 16 के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम रिवर्सल करते हैं। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हुए हम कभी भी डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं करते। टेक्निकल डिफरेंस ये है दोनों में। इम्पेयरमेंट में अब उसने वो रिवर्सल किया हुआ है, वो टेक्निकली वो रिवर्सल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होता है आपको इम्पेयरमेंट के डेट के ऊपर कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है। इम्पेयरमेंट का सवाल कर रहे हैं, कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ती, आप वो जस्ट जाके वर्किंग में कैलकुलेट करके कैरिंग वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही सवाल IS 16 का हो तो IS 16 में आपका नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ये बाकायदा कहता है, वर्ड्स है कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है, जिसकी वजह से हमें उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी होती है। तो टेक्निकली डिफरेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रिमूवल का दोनों स्टैंडर्ड्स में। 36 रिमूव नहीं करवाता, वो आपसे रिमूव करवाता है। फिर डिफ्रेंशिएट कहाँ पे होता है, 36 के जब हम लिख रहे होते हैं ना, जब आपने इम्पेयरमेंट कर भी ली है, जब हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं तो हम एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखते हैं कि एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी लेस हुई है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट इतनी लेस हुई है, अब हम इसको कैरिंग वैल्यू पे लेके चल रहे हैं। लेकिन जब हम IS 16 के मुताबिक कर रहे होते हैं, फिर जो हमारी फेयर वैल्यू आती है हम वो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते। दोनों में डिफरेंस ये होता है। अगर आप सवाल उसने कहा है जी रेलेवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में अगर आपने उसको अकॉर्डिंग टू IS 36 ट्रीट की है, तो जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बड़ा मन्यूट सा पॉइंट है, ये गलत हो जाता है। जैसे एक ये गलत होता है पॉइंट, एक अक्सर पॉइंट गलत होता है, सब्सिक्वेंट कैपिटलाइजेशन का पॉइंट अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। देखें, जब आपने IS 36 के मुताबिक एसेट को इम्पेयर किया, वैल्यू कम की है, उसमें हमने पूरी IS 36 में रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, वो कहता है ओरिजिनल कॉस्ट है, कैरिंग वैल्यू चलो। अब इम्पेयरमेंट अगर हो भी गई है ना, हमने वैल्यूज़ में इम्पेयर कर रहे हैं, हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाल ली है, हम एसेट को कैरिंग उसकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर ही शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे
तो एक्सट्रैक्ट्स में बाकायदा हम लिखेंगे कि भाईजान ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। जैसे हम इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं तो हम ये लिखते हैं कि ये एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है, जितने का हमने एसेट लिया था। इसमें से हम लेस करवा रहे होते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हमने आज तक रिकॉर्ड की है, फिर जो उसकी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट होती है वो हम लेस करवाते हैं। तो ये जिस वैल्यू पे शो हो रही होती है बेसिकली ये रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। ये है IAS 36 के मुताबिक जब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब अगर हम इसको IAS 16 के मुताबिक ले जाएंगे ना, फिर ये कॉस्ट नहीं लिखते, फिर हम उसमें क्या लिखते हैं, जो उसकी फेयर वैल्यू होती है या जो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट होती है, हम उसके ऊपर एसेट को लिखते हैं और उसमें से जो भी उसकी डेप्रिसिएशन आती है वो हम लेस करवा के शो कर रहे होते हैं। तो दोनों की प्रेजेंटेशन में ये बुनियादी फ़र्क है, डैट इज़ अकॉर्डिंग टू IAS 36, डैट इज़ अकॉर्डिंग टू IAS 16। तो कॉस्ट मॉडल के ऊपर अगर हो तो फिर तो रिवैल्यूएशन है ही नहीं। अगर IAS 16 में सवाल ही कॉस्ट मॉडल के ऊपर है फिर तो रिवैल्यूएशन है ही नहीं। IAS 16 में कब हम लिखते हैं फेयर वैल्यू, जब रिवैल्यूएशन। तो दोनों में टेक्निकली डिफरेंस ये है, हम जो कहते हैं ना कि अगर सवाल है रेलेवेंट स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है तो स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। आप अकाउंटिंग एंट्री जब पास करेंगे, ख़ास तौर पर जब आप इम्पेयरमेंट की एंट्री पास करते हैं वो सेम ही होती है। जब आप डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री, जब हम इम्पेयरमेंट कर भी रहे थे, जब हमने डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री पास की थी, हमने साबित भी किया था बाद में कि डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री और इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री सेम है। पहले हम वही करते हैं, हमारा एसेट जो है क्रेडिट होता है, हमारा जो सरप्लस है वो डेबिट होता है और रिमेनिंग लॉस किसको चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होता है। हमने एंट्री दोनों की सेम पढ़ी है, ट्रीटमेंट ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे ना, ख़ास तौर पर जब डिस्क्लोजर बना रहे होंगे, डिस्क्लोजर नोट में जब प्रेजेंटेशन होगी या जब हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे तो उनकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। अगर आपने उसको डील किया है अकॉर्डिंग टू IAS 16 तो आप एसेट की कॉस्ट नहीं लिखेंगे, उसकी लिखेंगे फेयर वैल्यू और लेस करवाएंगे उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपने उसको ट्रीट किया है एज पर IAS 16 तो IAS 36 तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, उसकी जितनी डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेट वो लेस करवाएंगे और जितनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट हुई है वो लेस करवा रहे होंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है एंड दैट इज़ प्रेजेंटेशन डिफरेंस। अगर देखा है दोनों में जो उसकी कैरिंग वैल्यू सेम ही होती है, कैरिंग वैल्यू में फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में है, प्रेजेंटेशन में होता है। बिकॉज IAS 36 में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं होती और IAS 36 में रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती। IAS 16 में हम सवाल ही किससे करते हैं, रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको हम शो करते हैं, डिस्क्लोजर नोट हो चाहे एंट्रीज़ हो, उसे हम क्या करते हैं, बाकायदा शो करते हैं कि भाईजान ये हमारी रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, करते हैं, बताते हैं कि हमारा एसेट किस पे शो हो रहा है, कैरिंग वैल्यू पे शो हो रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपनी रीवैल्यूएशन जो है वो सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो डैट इज़ द थिंग जिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं।